नमस्कार। आज के संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारत के लोकतंत्र के दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभों पर बात करने वाले हैं। एक तो है हमारी न्यायपालिका की बदलती भूमिका और दूसरा है संघवाद की नींव। तो चलिए समझते हैं कि ये मुद्दे हमारे शासन को आखिर किस तरह से आकार दे रहे हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम न्यायपालिका के हाल के कुछ कदमों को देखेंगे। उसके बाद हम संघवाद पर जो नई बहस छिड़ी है उस पर बात करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी इन सबसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या अहम बातें निकल कर आती हैं उसे समझेंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, न्यायपालिका। सवाल ये उठ रहा है कि क्या न्यायपालिका पीछे हट रही है। असल में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोर्ट अपने उस सक्रिय रुख से पीछे हट रहा है जिसके लिए हम उसे जानते हैं। देखिए, मॉब वायलेंस यानी भीड़ की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख में एक जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला है। सोचिए, 2018 में यही कोर्ट कह रहा था कि लिंचिंग को हर हाल में कुचला जाना चाहिए, मतलब मस्ट बी कर्ब्ड एंड क्रिपल्ड, और अब उन्हीं गाइडलाइंस को अव्यावहारिक या अनमैनेजेबल बताया जा रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इसी बदलाव को द हिंदू का संपादकीय एक बहुत ही चिंताजनक नाम देता है, न्यायिक पलायन यानी जुडिशियल रिट्रीट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अदालत एक तरह से ये कह रही है कि वो अपने ही दिए गए आदेशों को लागू नहीं करवा सकती, और इसका असर ये हो रहा है कि पीड़ितों को खुद ही न्याय के लिए लड़ने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। और ये जो पैटर्न है जिसे हम न्यायिक उदासीनता कह सकते हैं, वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यही चीज हमें तब भी देखने को मिली जब वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया को चुनौती दी गई। और इसका नतीजा काफी चौंकाने वाला था। गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों को देखिए। ये वो राज्य हैं जहां आमतौर पर बाहर से लोग काम करने आते हैं, लेकिन इन्हीं राज्यों में वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की संख्या बहुत ज्यादा थी, मतलब असामान्य रूप से ज्यादा। ये अपने आप में एक विरोधाभास है जिस पर गौर करना जरूरी है। तो आलोचक यही कह रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया ही बुनियादी तौर पर गलत थी, इसमें कई खामियां थीं। इसका सबसे बुरा असर महिलाओं और प्रवासी मजदूरों पर पड़ा। और तो और अपनी पात्रता साबित करने का पूरा बोझ आम नागरिकों पर डाल दिया गया। ये सब वो समस्याएं थीं जिन्हें एक सक्रिय न्यायपालिका शायद सुलझा सकती थी। तो इन सब बातों से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम भारत में जुडिशियल ओवरसाइट यानी न्यायिक निरीक्षण के एक नए दौर में जा रहे हैं? एक ऐसा दौर जो ज्यादा निष्क्रिय है? क्या हम कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता की जगह अब न्यायिक उदासीनता ले रही है? अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे मुद्दे पर, संघवाद यानी फेडरलिज्म। और जानते हैं, ये बहस भी पिछले मुद्दे से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि राज्यों के अधिकार और केंद्र की शक्ति, इनके बीच का जो संतुलन है वो आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और इस पूरी बहस की जो आत्मा है वो तमिलनाडु समिति की रिपोर्ट के इस एक कोट में बहुत अच्छे से समझाई गई है। ये कहती है कि किसी भी सिस्टम में एकता हुक्म चलाने से नहीं बल्कि सहमति से बनती है, जबरदस्ती की एकरूपता से नहीं बल्कि आपसी बातचीत और समायोजन से। तो संपादकीय का तर्क ये है कि हमारे संविधान में जो केंद्र की तरफ एक हल्का सा झुकाव था, वो अब एक मजबूत विचारधारा में बदल गया है। ये विचारधारा है एक राष्ट्र एक नीति या वन नेशन वन समथिंग वाली। और ये जो नजरिया है ये भारत की विविधता के लिए चुनौती है और हमारे फेडरल बैलेंस को भी खतरे में डालता है। तो इस सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की सोच से निपटने के लिए तमिलनाडु समिति की रिपोर्ट एक बहुत बड़ा कदम सुझाती है, एक स्ट्रक्चरल रीसेट। और ये रीसेट 3 स्तरों पर करने की बात कही गई है, संवैधानिक, राजनीतिक और वित्तीय। इन प्रस्तावों का मकसद है जो सिस्टम में गड़बड़ियां आ गई हैं उन्हें ठीक करना, जैसे कि राज्यपाल की शक्तियों पर लगाम लगाना, शिक्षा जैसे विषयों को वापस राज्य सूची में लाना और एंटी डिफेक्शन कानूनों में सुधार करना। ये सब ठोस कदम हैं ताकि केंद्र राज्यों के अधिकार क्षेत्र में बेवजह दखल न दे सके। तो चलिए अब आगे की राह देखते हैं। हमने न्यायपालिका और संघवाद, इन दो बड़ी बहसों पर बात की। अब सवाल ये है कि इन सब से हमें समझना क्या है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए की टेकअवेज क्या है? देखिए, आज के पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो इन 4 बातों में है।
पहला, जुडिशियल ओवरसाइट और सरकार के काम के बीच का नाजुक संतुलन। दूसरा, 21वीं सदी में भारत के संघवाद का बदलता हुआ रूप। तीसरा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए चुनाव आयोग जैसी मजबूत संस्थाओं का महत्व। और चौथा, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्ता के बीच का तनाव। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना किसी भी डीप एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब संस्थाएं कमजोर पड़ने लगे तो एक मजबूत लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आखिर किसके कंधों पर आती है। इस पर जरूर सोचिएगा।